डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। महंगाई पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों का असर दिखने लगा है। खुदरा महंगाई दर में कमी दर्ज हुई है, मगर अब भी यह 7.04% पर बनी हुई है। इसे संतोषजनक स्तर नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसका रुख उतार पर होने की वजह से उम्मीद बनी है कि जल्दी ही उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। अच्छी बात है कि खाने पीने की वस्तुओं के दाम में कमी दर्ज हुई है। अनाज और खाद्य तेलों की कीमतें घटी हैं। खासकर खाद्य तेलों में पिछले महीने की तुलना में करीब 4% की गिरावट आई है। इसके पीछे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी और बैंक दरों में बढ़ोतरी वजह बताई जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह हाहाकार की स्थिति थी, उसमें सरकार ने अपना पूरा ध्यान इसे काबू करने पर केंद्रित कर दिया था। उसी क्रम में पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया गया और राज्य सरकारों से मूल्य वर्धित कर यानी वैट कम करने की अपील की गई थी। उसके बाद से तेल की कीमतें बढ़ाई भी नहीं गई। स्वाभाविक ही उसका असर माल ढुलाई और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर पड़ा है। फिर चीनी, गेहूं, तिलहन आदि के निर्यात पर रोक लगाई गई और खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को रोजगार के मोर्चे पर झुकना पड़ रहा है। सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों में काम करने वाले बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, तो बहुत सारे कारोबारियों ने भी अपने धंधे समेट लिए। भवन निर्माण क्षेत्र में लगातार सुस्ती बनी हुई है। फिर बाजार में पूंजी का प्रवाह न बढ़ने से बड़े उद्योगों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। कई विदेशी कंपनियां अपना काम धंधा समेट कर वापस लौट गई हैं। ऐसे में एक बड़े वर्ग की क्रय शक्ति काफ़ी घट गई है। वे बहुत सोच समझकर अपनी जेब में हाथ डालते हैं। बढ़ती महंगाई के चलते उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। रोजमर्रा की चीज़ों के लिए भी उन्हें कई बार सोचना पड़ता था। खुदरा मुद्रास्फीति उतार पर होने से उन्होंने स्वाभाविक ही राहत की सांस ली है, मगर मौजूदा दर भी 6% से ऊपर है और संतोषजनक स्तर तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आजमाए जा रहे उपायों को लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा। देखने की बात है कि सरकार ऐसा कब तक कर पाती है। आमतौर पर खुदरा महंगाई तब बढ़ती है जब कृषि क्षेत्र में कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है, मगर इस साल ऐसा नहीं है। सब्जियों, फलों और अनाज का उत्पादन संतोषजनक है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ढुलाई का खर्च बढ़ गया, जिसके चलते बाजार तक इन चीज़ों की पहुंच महंगी हो गई। फिलहाल तेल पर उत्पाद शुल्क घटाकर सरकार ने इसे काबू में करने का प्रयास किया है, पर इसे लंबे समय तक वह शायद ही जारी रख सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब भी ऊंची है। फिर बैंक दर को भी अगर थोड़े थोड़े अंतराल पर बढ़ाया
जाता रहा तो उसका अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार के लिए ऐसा कर पाना चुनौती भरा काम होगा। महंगाई का संबंध बेरोजगारी से भी होता है। जब तक रोजगार सृजन पर गंभीरता और व्यावहारिक ढंग ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक तदर्थ उपायों से महंगाई पर अंकुश लगाना कठिन बना रहेगा। फिर महंगाई और ऊंची विकास दर एक साथ संभव नहीं हो सकता। कुछ देशों के पास परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यह होड़ कैसे और कब थमेगी। हालांकि व्यावहारिक तौर पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अब इस दिशा में जितना आगे निकल चुके हैं, वहां से लौटना मुमकिन है नहीं। जाहिर है यह खतरा और बढ़ेगा ही। गौरतलब है कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने दुनिया को इसकी विनाशकारी शक्ति दिखा दी थी। आज तो हाइड्रोजन बम और न जाने कितने खतरनाक बम तैयार हो गए हैं, जो चंद मिनटों में दुनिया की बड़ी आबादी को भाप में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज कुछ देशों के पास कुल मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं, वे एक नहीं कई बार धरती को नष्ट कर सकते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर ताज़ा चिंता इसलिए पैदा हुई है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। अगले एक दशक में परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों की संख्या बढ़ा सकते हैं। दरअसल आज जिस तरह वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे यह खतरा स्वाभाविक ही है कि कहीं कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल न कर बैठे। रूस यूक्रेन युद्ध हम देख ही रहे हैं। रूस खुलेआम अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकी दे चुका है कि अगर वे यूक्रेन के साथ आए तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। निश्चित रूप से रूस की यह धमकी बेवजह नहीं रही होगी। आज भी दुनिया में मौजूद कुल परमाणु हथियारों में 90% परमाणु हथियार तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास ही हैं। मोटा अनुमान है कि रूस के पास 5,977 और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। चीन भी अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी ऐसे हथियार कम नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देशों की कतार में आ चुका है। और अब सबसे बड़ा खतरा उत्तर कोरिया से खड़ा हो गया है, जिसने पिछले कुछ सालों में लगातार परीक्षण करते हुए अपने को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर डाला। अब यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। जितने भी हैं और जिसके पास भी हैं, वे संपूर्ण प्राणी जगत के लिए बड़ा खतरा हैं। हालांकि हर परमाणु शक्ति संपन्न देश को लगता है कि इन
हथियारों को हासिल कर वह सुरक्षित हो गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? संपूर्ण विराम।